हेलो एंड वेलकम। मैं हूं इजाज़ खान और हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली एक ऐसी कॉस्टिंग मेथड है जिसमें हम ओवरहेड्स को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में चार्ज करते हैं। एज यू ऑल नो दैट ओवरहेड्स उन तमाम इनडायरेक्ट कॉस्ट का सम होता है जिसको हम प्रोडक्ट को चार्ज नहीं कर सकते डायरेक्टली। यानी अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉस्ट के बारे में ये मालूम करना हो कि हमारे किसी एक प्रोडक्ट की पर यूनिट पर वो कॉस्ट कितनी एग्जैक्टली लग रही है और हम मालूम ना कर सकें उस कॉस्ट को, तो वो कॉस्ट हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है और उसको हम ओवरहेड्स कहते हैं। लेकिन जब हमें अपनी प्रोडक्ट की फुल कॉस्ट निकालनी हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फुल कॉस्ट निकालनी हो, ताकि हम उस प्रोडक्ट की बेहतर प्राइसिंग कर सकें और हम उसकी एक ऐसी प्राइस सेट कर सकें जिस पे हम मार्केट में उसको बेचकर कंपेटिटिव पोजीशन में भी हों और हम लॉस भी ना कर रहे हो, अपनी कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हो और प्रॉफिट भी कमा रहे हो। तो ऐसी कॉस्ट निकालने के लिए फिर हमें उस यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट भी निकालनी है। अब हमने इससे पहले एक वॉल्यूम बेस्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखी है, जिसमें आपने ओवरहेड्स का जो चैप्टर आपने पढ़ा, जिसके अंदर आप ओवरहेड्स को या तो मशीन आवर्स या लेबर आवर्स की बेस पर प्रोडक्ट को चार्ज कर रहे थे। यानी आप तमाम ओवरहेड्स को टोटल ओवरहेड निकालते थे और टोटल मशीन आवर से डिवाइड कर लेते थे। पर मशीन आवर रेट आता था और फिर उसी मशीन आवर की बेस पर आप सारे ओवरहेड्स प्रोडक्ट को चार्ज करते थे। अब लेट्स से आपके पास ऑर्डरिंग कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है, इंस्पेक्शन कॉस्ट है, मशीन रनिंग कॉस्ट है, सारी ओवरहेड्स आपने जमा कर लिए। वो तमाम ओवरहेड्स आपने जमा करके उसको मशीन आवर्स या लेबर आवर में से किसी एक की बेस पे चार्ज कर दिए। अब अगर आप अपने तमाम ओवरहेड्स, लेट्स से ये आपके टोटल ओवरहेड्स हैं 100,000 और इन 100,000 ओवरहेड्स को आपने अगर अपने 10,000 से डिवाइड कर देते थे मशीन आवर से, तो पर आवर रेट 10 आता और फिर उस 10 को मल्टीप्लाई करते जितने भी उस यूनिट के ऊपर मशीन आवर्स लग रहे होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मशीन 3 घंटे की मशीन चलती एक प्रोडक्ट पे, तो आप 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो उसकी कॉस्ट आ जाती $30। उसके मुकाबले में एक ऐसा प्रोडक्ट जिसपे 5 घंटे लग रहे होते, आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करते और उसकी कॉस्ट आ जाती 50। अब इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि आप अपने सारे ओवरहेड्स को मशीन आवर्स की बेस पे चार्ज कर रहे हो और प्रोडक्ट के मशीन आवर्स ज्यादा होंगे तो उसको सारी कॉस्ट ज्यादा चार्ज हो जाएगी, चाहे उन कॉस्ट का ताल्लुक मशीन आवर से हो या ना हो। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके टोटल ओवरहेड्स हैं, इन ओवरहेड्स में से मैंने अज्यूम किया कि $50,000 लेट्स से आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट है। तो इसका मतलब ये जब आप 100,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो उसमें से 50,000 भी शामिल है इसमें, और वो भी 50,000 भी 10,000 से डिवाइड हो रहा है और 50,000 जब 10,000 से डिवाइड होगा तो 5 पर आ रहेगा। इसका मतलब ये जो आपके टोटल ओवरहेड्स आपने पर आवर निकाला था 10, जब आपने टोटल ओवरहेड्स को 10,000 से डिवाइड किया था 10 आया था, उस 10 में से 5 जो है वो उसका ताल्लुक ऑर्डरिंग कॉस्ट है और वो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो आप किस बेस पे चार्ज कर रहे हो? मशीन आवर्स की बेस पे। यानी आप देखोगे प्रोडक्ट के मशीन आवर्स कितने हैं, तो मैंने अज्यूम किया लेट्स से प्रोडक्ट ए के मशीन आवर्स हैं 2000, सो उसके मशीन आवर्स हैं 2000 और प्रोडक्ट बी के मशीन आवर्स हैं 8000। अब आप जब 5 को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 10,000 और इसकी आ जाएगी 40,000। अब आप जरा गौर से देखिए कि जिसके आवर्स ज्यादा हैं उसको आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा चार्ज कर दी है और जिसके कम है उसको कम चार्ज कर दिया। अब हाउ सेंसिबल इट इज कि आप ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसका दूर दूर तक मशीन आवर्स से ताल्लुक नहीं है, वो आप प्रोडक्ट्स को मशीन आवर्स की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब हो सकता है जो आपका प्रोडक्ट ए है जिसको इस वक्त कम कॉस्ट चार्ज हो रही है ऑर्डरिंग कॉस्ट, हो सकता है हम इसके लिए ज्यादा ऑर्डर्स कर रहे हो और इसके लिए हम कम ऑर्डर्स कर रहे हो, लेकिन महज मशीन आवर्स इसके ज्यादा हैं इसलिए हमने इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा चार्ज कर दी। सो ये कोई फेयर बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ओवरहेड्स का। इसलिए जो वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो सही नहीं समझी जाती फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। और इससे होता यह है कि हो सकता है जो कॉस्ट आप ए की वजह से इंकर कर रहे हो, यानी हो सकता है ऑर्डर्स ए के ज्यादा हो तो वो आ तो ए की वजह से रही है बट चार्ज किसको हो रही है? बी को चार्ज हो रही है, और इसको कहते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन।
क्रॉस सब्सिडाइजेशन। यानी क्रॉस सब्सिडाइजेशन का मतलब होता है कि खर्चा एक प्रोडक्ट का है और उसको बर्दाश्त कोई और कर रहा है, यानी उसको बर्दाश्त कोई और कर रहा है। यानी आप इस तरह देखें कि प्रोडक्ट एक खरीदने के लिए कस्टमर ए आया, प्रोडक्ट बी खरीदने के लिए कस्टमर बी आया, कस्टमर बी ने ज्यादा पे किया, वो खर्चा जो किसकी वजह से आ रहा है, कस्टमर ए वाले प्रोडक्ट की वजह से आ रहा है। सो एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को सब्सिडाइज कर रहा है, इसको कहते हैं क्रॉस सब्सिडाइजेशन। तो ये सही नहीं है कि खर्चा एक प्रोडक्ट का हो रहा हो और उसको रिकवर हम किसी और प्रोडक्ट से करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसकी वैल्यू एंजॉय कोई और प्रोडक्ट कस्टमर कर रहा है और उसकी पेमेंट कोई और कर रहा है। जैसे इसके बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप किसी रेस्टोरेंट जाओ और आप जो है वो चाय पियो और आपकी साथ वाले टेबल पे एक बंदा जो है वो बड़े एक्सपेंसिव मील ले रहा है और जब आखिर में बिल आ रहा है तो आपके पास आ रहा हो और बिल आप पे कर रहे हो। सो ऑब्वियसली नो कस्टमर वुड लाइक टू पे फॉर समवन एल्स। तो जब आप कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट की कॉस्ट चार्ज करते हो तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है, महंगा हो जाता है, प्राइस उसकी ज़्यादा हो जाती है और फिर आप अपनी मार्केट में कंपेटिटिव पोजीशन लूज कर जाते हो। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट गुड टू हैव दिस क्रॉस सब्सिडाइजेशन हैपनिंग। सो अगर अब आपकी कॉस्टिंग मेथड में प्रॉब्लम होगी तो आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। यानी जो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, जो वॉल्यूम बेस्ड जिसको हम कहते हैं, वॉल्यूम बेस्ड यानी जिसमें ज़्यादा घंटे हों तो ज़्यादा चार्ज होगा, कम घंटे हो तो कम चार्ज होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि कॉस्ट आ किस वजह से रही है, उसकी बेस पे चार्ज करने की बजाय हम वॉल्यूम की बेस पे चार्ज कर रहे होते हैं। सो प्रॉब्लम 1 क्या है, इट विल रिजल्ट इन पुअर कॉस्ट कंट्रोलिंग। क्योंकि पुअर कॉस्ट कंट्रोलिंग इसलिए होगी क्योंकि कॉस्ट कोई और प्रोडक्ट इनकर कर रहा होगा, हमें वो कॉस्ट कहीं और दिख रही होगी और हम किसी और प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत कर रहे होंगे कि उसकी कॉस्ट कम कर दें, जबकि उसकी वजह से आ ही नहीं रही होगी। प्रॉब्लम नंबर 2, इट विल रिजल्ट इन पुअर प्राइसिंग। ज़ाहिर है प्राइसिंग आपकी खराब हो जाएगी। जब आप एक ऐसी प्रोडक्ट को ज्यादा कॉस्ट चार्ज करोगे जिसकी वजह से कॉस्ट आ नहीं रही तो उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी और ये गलती हो सकता है आपका कंपेटिटर ना कर रहा हो और नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो आपका कंपेटिटर कम कीमत में बेच रहा होगा, आप ज्यादा कीमत पर लगा रहे होंगे उसकी, क्योंकि आपको उसकी कॉस्ट ज्यादा दिख रही है बगैर रॉन्ग कॉस्टिंग करने की वजह से, तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे। एंड इट विल रिजल्ट इन पुअर प्रोडक्ट कंटिन्यूएशन एंड डिसकंटिन्यूएशन डिसीजन। आप अगर और हो सकता है फिर आपको लगे यार ये वाला प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दो यार, इसकी कॉस्ट तो ज्यादा है और हम इसको इतना महंगा नहीं बेच पा रहे तो उसको बंद कर दो, जबकि उसकी कॉस्ट ज्यादा थी नहीं, ज्यादा दिख रही थी गलत कॉस्टिंग करने की वजह से। और आपने एक ऐसा प्रोडक्ट शायद बंद कर दो जो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो बट आपको नुकसान में दिख रहा हो और आप उसको बंद कर दो। सो एब्जॉर्प्शन बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये दोनों एक ही है। मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कहते हैं बट ये एक्टिविटी बेस्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, और जो हमने इससे पहले पढ़ी है वो कहलाती है वॉल्यूम बेस्ड, जिसमें मशीन आवर्स लेबर आवर्स की बेस पे कॉस्ट आप चार्ज करते हो, वो वॉल्यूम बेस्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। सो व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या है कि वो ये कहता है कि भाई सारे ओवरहेड्स को मशीन आवर्स या लेबर आवर्स पे चार्ज करने की बजाय अगर आप अपने ओवरहेड्स को पहले ये देख लो कि वो ओवरहेड्स किन एक्टिविटीज की वजह से आ रही है, पहले ये देख लो, क्योंकि हर कॉस्ट के पीछे कोई रीजन होगा। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपको वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑफिस जाते हो तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, आप नहीं जाओगे तो नहीं आएगी। सो यू हैव एन एक्टिविटी बिहाइंड द कॉस्ट। तो आप खाना खाते हो तो कॉस्ट आती है, सो लिहाजा आप एक एक्टिविटी कर रहे हो जिसकी कॉस्ट आ रही है। सो देयर विल ऑलवेज बी एनी एक्टिविटी बिहाइंड अ कॉस्ट, फाइंड दैट एक्टिविटी फर्स्ट। सो क्या होता है कि आप पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मेजर एक्टिविटीज जिनकी आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है वो आइडेंटिफाई कर लें पहले। जब आप एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर देते हैं तो फिर आप कॉस्ट पूल्स एस्टेब्लिश कर लें, यानी आप इन एक्टिविटीज की कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट करके रख लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा हम ऑर्डरिंग करते हैं तो आपने ऑर्डरिंग कॉस्ट एक तरफ कर दी और जितनी भी ऑर्डरिंग से रिलेटेड कॉस्ट है उसको एक जगह जमा कर दिया, पूल कर लिया, जमा कर लिया, ये एक कॉस्ट पूल बन जाएगा। उसके बाद आपने कहा हम मेंटेनेंस करते हैं तो आपने मेंटेनेंस से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो एक साथ कर दी, ये एक और पूल बन गया। उसके बाद आपने कहा हम सेटअप्स करते हैं, मशीन की सेटिंग करते हैं, तो आपने सेटअप से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो एक साथ कर दी, सो अब आपकी अगला कॉस्ट पूल बन गया। इस तरह हर एक्टिविटी के लिए आप एक कॉस्ट पूल बना लें। उसके बाद हर कॉस्ट पूल के लिए पता करें कि उसकी कॉस्ट आ किस वजह से रही है, यानी क्या चीज हम इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो ये कॉस्ट बढ़ेगी और या कम होगी।
जैसे अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात कर लें तो आप जरा सोचिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट किस चीज के बढ़ने और कम होने से बढ़ेगी या कम होगी? ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी या कम होगी, तो किस चीज को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आप जितने ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस करोगे उतनी ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी, जितने कम ऑर्डर्स प्लेस करोगे उतनी कम ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर पता चल गया, यानी व्हाट इज ड्राइविंग द कॉस्ट। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल बी ड्राइविंग द कॉस्ट। तो ऑर्डर्स बढ़ेंगे कम होंगे, कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी। इसी तरह मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट, इसी तरह सेटअप कॉस्ट। तो जिस जिस कॉस्ट पूल के लिए आपको कॉस्ट ड्राइवर मिल सकता है पहले आप ढूंढ लें। जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए आपको कॉस्ट ड्राइवर मिल सके, बट जितने एक्टिविटीज के लिए आपको कॉस्ट ड्राइवर मिल सकता है या कॉस्ट पूल्स के लिए कॉस्ट ड्राइवर मिल सकता है वो आप आइडेंटिफाई कर लें। उसके बाद यूजिंग द कॉस्ट ड्राइवर एंड यूजिंग द कॉस्ट पूल, आप हर कॉस्ट पूल के लिए एक ओवरहेड रेट निकाल लें। जैसे आपने ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पर मशीन आवर रेट निकाला था, सारे ओवरहेड्स का रेट वही था। अब ऐसा नहीं है, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए अलग रेट होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए अलग रेट होगा, सेटअप कॉस्ट के लिए अलग होगा, उनकी अपनी अपनी एक्टिविटी की बेस पे। जैसे आपने कहा कि यार मेरी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लेट्स से $50,000 है, मैं एज्यूम कर रहा हूं, और हमारे टोटल साल के ऑर्डर्स हैं 1000, तो आपने 50,000 को 1000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा $50,000 जो आपने खर्च किए हैं वो 1000 ऑर्डर्स पे खर्च किए हैं। तो एक ऑर्डर पे आपने कितना खर्च किया, $50। सो ये आपका रेट आ गया। तो अब आप ये जो 50 है ये पर ऑर्डर होगा, अब पर आर नहीं होगा, ये पर ऑर्डर होगा। सो दिस विल बी पर ऑर्डर। इसी तरह सेटअप कॉस्ट जो है उसका कॉस्ट ड्राइवर होगा नंबर ऑफ सेटअप्स, तो वहां की जो कॉस्ट निकलेगी वो पर सेटअप निकलेगी। सो हर कॉस्ट पूल के लिए आप एक रेट निकालें और फिर उस रेट की बेस पर आप प्रोडक्ट्स के दरमियान कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ये एक ज्यादा बेहतर और फेयर बेसिस होगा ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो वी हैव अ क्वेश्चन, अगली वीडियो में मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा।